अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे एंड दिस इज़ द लास्ट वीक बिफोर द मिड टर्म। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द एंड आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं फर्दर एक और आई होप कि आप लोगों ने जो हमारा लास्ट वीक होगा इसमें थोड़ी सी आपने जो असेंबली लैंग्वेज है उससे रिव्यू किया होगा, ताकि आज अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो वो हम उसको क्लियर कर सकें। ठीक हो गया जी। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर हम जो प्रीवियस टॉपिक है उसे क्विकली एक रिव्यू देंगे एंड फिर हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था इट वाज़ मोर अबाउट बूलियन ऑपरेशंस जिसमें शिफ्ट, रोटेट था, और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसपे हमारा जो फोकस था इट वाज़ मोर अबाउट कि हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं, बूलियन ऑपरेशंस, उनको हम कैसे अपनी जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्पल्स दी कि ताकि वो एक कॉन्फिडेंस आपके माइंड में आ जाए, कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हम ये तमाम काम कैसे कर सकते हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पर देखी और हमने बड़ा सक्सेसफुली वो देखा और हमने किया। आज का जो जी उबैद का एक क्वेश्चन है, जी उबैद फरमाएँ बेटा। सर सर जी, मैंने पूछना था कि जब हम दो वैल्यू को आपस में एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसमें हम +48 मतलब कि 48 नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम एक्सॉर कर रहे होते हैं तो हम उसमें 48 ऐड करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? बेटे एंड की बात कर रहे हैं या ऐड की बात कर रहे हैं? सर जी, हम दो वैल्यू को एंड ऑपरेटर ए डबल डी ना, ए ए डबल डी। एंड ए एंड डी जब अप्लाई कर रहे होते हैं ना, हम्म, तो हम लोग पे उन उसको जब प्रिंट करा रहे होते हैं अपने उस पे, तो ठीक फिर है। हमें 48 उसमें 48 जो हम ऐड करना होता है तो हम वो नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम एक्सोर अप्लाई करते हैं तो उसमें हमने वैल्यू पे वो हमें डिस्प्ले से नहीं करा होता, तो हम उसमें हम 48 ऐड करते हैं। तो वो क्यों कर रहे ठीक है। होते हैं? बेटे ये तो आपका वो जो हमारा एस्की टेबल है ना, उसी की बेस पे हम सारा चल रहे हैं। क्योंकि हम एस्की टेबल की बेस पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना ऑफसेट आ रहा है। ऑफसेट मीन्स कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर उस डिफरेंस को निकालने के लिए हम करते हैं। एक्सक्लूसिव और में वो डिफरेंस नहीं आता होता तो हम नहीं करते। तो इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन है। और मैंने आज आपको एक और, जैसे आपका क्वेश्चन था, एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी थी कि वन ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन से ना, कि को बेहतर समझने के लिए ना, आप लोगों को जो आपका एस्की टेबल है ना उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इन द एंड मेरी कोशिश भी होगी कि मैं थोड़ा सा एस्की टेबल पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। और लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आया तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम देना। मैं आपको इसको ना एग्जीक्यूट करके ना, प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करके फिर ऑफसेट निकाल के आपको मैं बता दूँगा। ठीक है, सही। अच्छा उबैद, फिर हम आगे चलें। ठीक है, हैंड यस सर, रेज़। आगे। थैंक यू बेटा। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। इसमें हम 2 मेन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, एक हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम पहले बात कर रहे थे उसकी बूलियन एक्सप्रेशंस वगैरह की। इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है स्टैक, वो कैसे काम करता है। ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट बेसिस पे काम करता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास इस लेक्चर की है जिसमें प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसीजर्स बेसिकली हैं क्या? प्रोसीजर्स हमारे पास फंक्शंस, मेथड, प्रोसीजर्स, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं, ये मुख्तलिफ़ नाम है एक ही चीज़ के। छोटे-छोटे सब प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में हम फंक्शंस वगैरह बनाते हैं, मेथड्स वगैरह बनाते हैं। असेंबली लैंग्वेज में हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रोसीजर्स कहते हैं। तो हम यह देखेंगे आज के लेक्चर में कि हम प्रोसीजर्स कैसे बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंक्शंस आपने इस्तेमाल किए हैं बाकी लैंग्वेजेस में भी, तो आपको पता है कि उनकी क्या अफादियत है, उनकी क्या एफिकेसी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वो अफादियत अपनी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में भी कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैक। स्टैक के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें जानते भी हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको देखा होगा, ये कॉन्सेप्ट्स आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपने डिस्कस भी किया हुआ है। तो हम क्विकली देखते हैं कि होता है क्या। स्टैक बेसिकली फर्स्ट इन लास्ट आउट की बेसिस पे काम करते हैं, यानी जो आपने एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया होता है, आप सबसे उसे आखिर में
निकाल सकते हैं। जैसे इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, पाइल ऑफ या स्टैक ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ प्लेट्स, मतलब बहुत सारी एग्जांपल हैं। बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है और इस डेटा स्ट्रक्चर को इसके अपने फ़ायदे हैं। मैं इन द एंड जब हम स्टैक को कंप्लीट करते होंगे तो मैं ये थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि क्यों हम स्टैक को इतना प्रेफर करते हैं। जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि हमने ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हमने स्टैक डायरेक्टिव यूज़ किया। ये हमारे पास वो डायरेक्टिव है, डॉट स्टैक 100H, ये हमने ज़रूर किया। ठीक है, क्यों किया इसका भी रीज़न बता देता हूँ। दिस इज़ द साइज़, ये हमें एच मीन्स हेक्सा, तो हम हेक्सा में साइज़ देते हैं, यानी हम जो एक स्टैक बनाते हैं उसमें 160 160 क्या होती हैं, लोकेशंस होती हैं। अच्छा, ये आप बढ़ा भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जितना चाहिए होता है उसमें हमारा ये काम होता है। अच्छा, स्टैक हम असेंबली लैंग्वेज में बनाते क्यों हैं, या हमारे पास हर प्रोग्राम में स्टैक क्यों आता है? अच्छा जी, तो उसकी मैं पहले आपको रीज़न बता दूँ। मैंने पहले भी बताई थी आपको कि हमारे पास बेसिकली होता ये है कि हमारे पास हमारा जो 8086 है बेटे, ये ना सिंगल प्रोसेसर है। सिंगल प्रोसेसर का ये मतलब होता है कि इसमें एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम रन हो सकता है। और जब हम प्रोग्राम को, जो यूज़र प्रोग्राम होता है उसे जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उससे पहले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस होता है। अब डॉस की जो कुछ स्टेट्स होती हैं उसको हमने सेव करना होता है, क्योंकि जब हमारा यूज़र प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाद में फिर हम दूसरे प्रोग्राम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएँगे, और अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेट्स को पहले सेव नहीं किया होता, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर हमें पता नहीं होगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता होगा कि हमने कहाँ से रिज़्यूम हमने कहाँ से करना है, हमने कहाँ से चलना है। तो फॉर दैट रीज़न हम क्या करते हैं, हम तमाम वैल्यूज़ स्टैक में पुश कर देते हैं, और हमारा फिर जो प्रोसेसर है वो हमारे पास क्या करता है, यूज़र प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब यूज़र प्रोग्राम इंटरप्ट 4ch को एग्जीक्यूट करता है तो कंट्रोल वापस कहाँ पर जाता है, कंट्रोल वापस जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो उसने जहाँ से रिज्यूम करना होता है, जब वो पॉप करता है, स्टैक से चीज़ें सारी बाहर निकलती हैं, तो वो तमाम वो स्टेट्स वैसे ही लोड हो जाती हैं जैसे पहले थी। सो ये आपके पास स्टैक इसलिए भी लाजमी है हर 8086 के प्रोग्राम में। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमारे पास, हमने स्टैक के बारे में शुरू में 2-3 और चीज़ें भी पढ़ी थी जिसको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। हमारे पास हमारी जो मेमोरी होती है 8086 की, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है, ठीक है? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक एक्स्ट्रा सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट वो जगह होती है मेमोरी की जहाँ पर आपके पास ये स्टैक बनता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे हमने देखा था कि हमारे तमाम मेमोरी को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ये तो हमारे पास हो गया, और फिर हर सेगमेंट फर्दर डिवाइडेड है। तो इन तमाम सेगमेंट्स का जो स्टैक में सेगमेंट्स बनते हैं, उसके लिए एक ख़ास रजिस्टर डेडिकेट किया गया है। रजिस्टर जो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी होती है वो डेडिकेट किया गया है, और वो किस मुख्तलिफ नंबर ऑफ स्टैक्स जो है हमारे पास, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इनमें से किस इसमें से किस सेगमेंट में वो आपका पड़ा हुआ है प्रोसेस, आपका स्टैक बना हुआ है, उसका ख्याल कौन रखता है? उसका ख्याल रखता है स्टैक सेगमेंट। ये वो रजिस्टर है, डेडिकेटेड रजिस्टर। सिमिलरली एक और रजिस्टर होता है स्टैक पॉइंटर, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बता दूं उस सेगमेंट में किस पोजीशन पर आपके पास लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई है, उसका ख्याल कौन रखता है, यानी ऑफसेट वैल्यू जो है उसका ख्याल रखता है जी स्टैक पॉइंटर, जिसे हम एसपी भी कहते हैं। तो हमारे पास 8086 में दो हमने रजिस्टर्स को डेडिकेट किया हुआ है। एक स्टैक सेगमेंट है जो आपके पास मेमोरी में किस सेगमेंट में आपका स्टैक बना हुआ है उसका नंबर नोट करता है, और उसके अंदर फिर किस खास लोकेशन में आपका ऑफसेट वैल्यू, यानी कहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है, इधर आपने पुश करना है या जहाँ से आपने पॉप करना है, कहाँ पर है, उसका ख्याल कौन रखता है? स्टैक पॉइंटर रखता है। तो ये तो कुछ पुरानी बातें हो गई जो हमें पता भी थी। अब थोड़ी सी हम नई बातें करते हैं। अच्छा, हमारे पास इसके साथ दो ऑपरेशन एसोसिएटेड होते हैं। जब हम वैल्यू स्टैक की इंसर्ट करते हैं तो उसे हम पुश कहते हैं, और जब हम वैल्यू से एक्सर्ट करते हैं यानी निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में अगर हमने कोई चीज़ स्टैक में डालनी हो तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, दैट इज कॉल्ड पुश, और सोर्स, यानी जिसकी वैल्यू आपने स्टैक में पुश करनी हो वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है पुश, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई, और ए एक्स मीन्स जो वैल्यू आपने आपने स्टैक में डालनी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास स्टैक के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो 16 बिट के होते हैं,
ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर 16 बिट्स का है। तो हम जो भी वैल्यूज में इंसर्ट करेंगे, जो भी वैल्यू से निकालेंगे, पॉप करेंगे, वो तमाम वैल्यूज कितनी बिट्स की होनी चाहिए? वो तमाम वैल्यूज 16 बिट्स की यानी 16 बिट्स की होनी चाहिए। तो अगर आप इससे कम वैल्यू लेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है, जो मेरा स्टैक है, जो मेरा, इसको रिमूव कर देते हैं, जो मेरा स्टैक है, इसमें हर लोकेशन का साइज़ क्या है? 16 बिट का है। तो यानी जो वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो वो इट हैज़ टू बी ऑफ 16 बिट्स, ठीक है? वो आपके पास 16 बिट की लाज़मी होनी चाहिए। तो ये आपने बस एक बात याद रखनी है, बाकी तमाम बातें आपको पता हैं। तो अगर हमने कोई भी वैल्यू असेंबली लैंग्वेज में स्टैक में इंसर्ट करनी है, तो हम करते हैं पुश AX, ठीक हो गया जी? तो ये हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। फिर हमने जैसे कहा कि हमारे पास, अच्छा चलें, ये एक एग्जांपल है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर है, वो एक ऐसा रजिस्टर है जो ऑफसेट वैल्यू को होल्ड करता है, बताता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको स्टैक पॉइंटर के बारे में बता दूं, ये एक ऐसा रजिस्टर है जो आपके यूज़र के कंट्रोल में नहीं होता, यानी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता है, और इसकी जो चेंज है वो इसके जो स्टैक के ऑपरेशन है उसके साथ एसोसिएटेड है, हाईली टाइटली बाउंड है, कि हम जैसे ही स्टैक में किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे पुश या पॉप में से, उसके मुताबिक होगा। अब ज़रा देखते हैं ये वैल्यू कैसे इसके साथ एसोसिएटेड है, हम इस एग्जांपल में देखते हैं। बेटे ये हमारा स्टैक है, ठीक हो गया जी? इस स्टैक की जो डेप्थ है वो है जी 108, ये हम जो लिखते हैं 100, इसका मतलब ये होता है कि जी ये हमारे पास इसकी डेप्थ है, इतनी हमारे पास वैल्यूज़, यानी अगर हम ऐसे कन्वर्ट करूं तो ये 100 जो हेक्सा है, ये बेसिकली 160 160 डेसिमल वैल्यूज़ यानी 160 लोकेशंस है। अच्छा, जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो होती है बेसिकली वो क्या होती है? बॉटम होती है। अब यहाँ पर देखें स्टैक की बॉटम है 100 एज, तो ये बेसिकली बॉटम है। स्टैक पॉइंटर जो है बेसिकली वो टॉप ऑफ द स्टैक, यानी जो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड होती है स्टैक में उसको पॉइंट करता होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टैक पॉइंटर बेसिकली जो आपकी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है जो आपने इंसर्ट की है उसे पॉइंट करता होता है। जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है तो आपके पास क्या होता है? आपके पास लास्ट वैल्यू इंसर्टेड कोई नहीं होती, तो ये बॉटम ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता होता है। अब हमारी इस एग्जांपल में हमारे पास है जी 120 1 2 3 4, ए एक्स में वैल्यू पड़ी हुई है 16 बिट की, और बी एक्स में पड़ा हुआ है 5 6 7 8, ठीक है? अब हम इन वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। अब आपको जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके पास जो स्टैक पॉइंटर है, इट इज़ टाइटली बाउंड विद द पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो पुश में देखते हैं कि हमारे पास स्टैक पॉइंटर कैसे काम करते हैं। बेटे सबसे पहले आपने ए एक्स पुश किया तो आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपने पुश बी एक्स किया तो 5 6 8 उसमें था, जैसे आपको मैंने बताया था 5 6 8 यहाँ पर पुश हो गया। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि स्टैक पॉइंटर जो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड है उसे पॉइंट कर रहा है, और वो उसका एड्रेस स्टैक में क्या है? 00FC। अब पहले आप देखें, इंसर्शन से पहले आपके पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या थी? 100 थी, और इंसर्शन के बाद आपके पास जो लास्ट वैल्यू है, यानी हमारे पास अगर हम सिर्फ AX करते तो हमारा स्टैक पॉइंटर कहाँ पर होता? यहाँ पर होता, और उसकी वैल्यू क्या होती? FE होती। क्या होती? FE वैल्यू होती। ठीक हो गया? अभी हम जब ये एग्जांपल्स जो हम आगे देखेंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यूज़ कैसे अपडेट होती हैं। तो हमें पता चला कि स्टैक पॉइंटर जो होता है जब भी हम उसको पुश ऑपरेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है। कैसे डिक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पर आप देखें 100 है, और यहाँ पर आपके पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 100 में से जब 2 माइनस होगा तो वो FE आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप FE में से 2 माइनस करें, ये हेक्सा की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या आएगा? FC आएगा। ठीक हो गया? तो ये 100 से हमने 2 माइनस किया, FE आया। जब हमने AX इंसर्ट किया तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू होगी 00FE। जब हमने BX इंसर्ट किया या BX की वैल्यू इंसर्ट की तो हमारे पास क्या हो गई? इसकी वैल्यू 00FC आ गई। ठीक, आई होप कि ये समझ बात आई है। एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर क्यों हमारे पास 16 बिट्स का एड्रेस आया है, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंस ऑफसेट का 2 क्यों आया है? तो उसकी रीज़न बेटे ये है कि हमारे पास 16 बिट्स है, इज़ द रीज़न। एक बाइट में हमारे पास कितनी कितनी बिट्स होती हैं? 8, और 2 बाइट्स में कितनी हुई? 16। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास जितने भी स्टैक से एसोसिएटेड ऑपरेशन है वो कितनी बिट्स के होंगे? 16 बिट्स के होंगे।
सो फॉर द सेम रीज़न यहाँ पर हमारे पास 2 का अपसेट आया। अब आप कहेंगे जी 16 का आना चाहिए था, 2 का क्यों आया? तो बेटे आपको याद होगा कि हमारे पास जो 8086 प्रोसेसर है बेटे, उसमें हमारे पास मेमोरी की जो हर एक लोकेशन है वो 1 बाइट है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास कितनी लोकेशंस लग रही हैं? 2 लोकेशंस लग रही हैं, बिकॉज़ इनका साइज़ कितना है? 16 बिट्स है। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पर हमारे पास ये वजह है कि हम -2 कर रहे हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, उबैद का क्वेश्चन है। जी, उबैद पूछें। सर जी इसमें हमने 100 को एम्प्टी क्यों सर जी इसमें हमने 100 को एम्प्टी क्यों रखा हुआ, उसके अंदर क्यों नहीं वैल्यू इंसर्ट हुई? हाँ, वेरी गुड बेटे, ये मैंने अभी बताना था, लेकिन वेरी गुड, आपने सही पूछा। अच्छा, इसका आंसर मैं थोड़ा सा बाद में देता हूँ आपको, लेकिन ये मैंने आपको बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा। ठीक हो गया? ये हमने क्यों, मैं यहाँ लाइन भी लगा देता हूँ, ये जगह हमने क्यों एम्प्टी छोड़ी हुई है, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम पॉप पढ़ लें, फिर वहाँ पर भी आपको ये एम्प्टी नज़र आएगी, तो मैं एक साथ ही फिर आपको बताऊँगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है पॉप। पॉप आपके पास बेसिकली जब आप वैल्यू निकालते हैं स्टैक में से, तो आपके पास आप एक ऑपरेशन यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज, जिसे आप कहते हैं पॉप कहते हैं। ठीक है, पॉप आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आता है जी, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन आ गई, ये उसका आपके पास डेस्टिनेशन आ गई। तो बेसिकली ये साइंटिक्स है। साइंटिक्स बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपने वैल्यू निकाल के कहाँ पर डालनी है। तो ये बेसिकली दैट इज़ व्हाई डेस्टिनेशन का ज़िक्र किया है। यहाँ पर हम सोर्स का ज़िक्र क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से वैल्यू उठा के हमने स्टैक में डालनी होती है, और जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं और जो हमने डेस्टिनेशन मेंशन की होती है वहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया पॉप bx, तो पॉप bx का यहाँ पर ये मतलब है कि पॉप क्या है? निकालना, और जो वैल्यू लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, उसको निकाल के आप कहाँ लेके चले जाएँ? bx पे। कहाँ लेके चले जाएँ? bx पे। ठीक हो गया जी? तो इसका मतलब ये हुआ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पॉप का मतलब होता है निकालना, ठीक है? और कौन सी वैल्यू निकालना? जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू, जिसे स्टैक पॉइंटर बेसिकली पॉइंट कर रहा है। जिसे कौन पॉइंट कर रहा है? जिसे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था, स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता होता है, तो जो हमारी टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू होती है वो निकाल दी जाती है और कहाँ दे दी जाती है? आपके डेस्टिनेशन में। और हमारी इस एग्जाम्पल में डेस्टिनेशन क्या है? bx है। ठीक, इस एग्जाम्पल को समझते हैं और फिर हमें समझ आएगी जो बैद का क्वेश्चन भी है। बेटे हमारा स्टैक पॉइंटर जो था वो यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, आपको देख रहे हैं जी, हमारे पास 00 FC जो है हमारे पास, जो हमारे पास स्टैक में वैल्यू है, एड्रेस है, उसको पॉइंट कर रहा है। CX में ये पड़ा हुआ है और DX में बेसिकली ये पड़ा हुआ है। हम पहले क्या करते हैं? CX में वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, हम जरा देखते हैं। ये वाली जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक हो गया? तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास CX की वैल्यू क्या हो गई? 5678, और ये वैल्यू अब स्टैक में से निकल गई है। और इंटरेस्टिंगली जो हमारा स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? पहले जैसे हमने देखा था पुश में डिक्रीमेंट हो रही थी, माइनस हो रही थी, पॉप में क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई। आप FC में 2 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? FE। ये हेक्सा की बात कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हेक्सा डेसिमल की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो बेसिकली क्या होगा? मेरा स्टैक पॉइंटर यहाँ पर आप देखें, अब मेरा स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 1 2 3 4, और इसकी वैल्यू क्या है? 00 FE है। यानी मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ, ये वैल्यू हट गई है। मेरा टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या है? 00 FE। मैं दोबारा अगर मैं पॉप DX करता हूँ तो बेटे ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, ये निकल के कहाँ चली जाएगी? ये आपके पास DX में चली जाएगी, डेस्टिनेशन में चली जाएगी, और आपका जो स्टैक पॉइंटर है अब वो आपके पास क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक हो गया जी? यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। पॉप के केस में हमारे पास जो एड्रेस वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रही है, और पुश के केस में हमारे पास एड्रेस वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीमेंट, सॉरी नहीं, डिक्रीमेंट हो रही है। पुश के केस में डिक्रीमेंट और पॉप के केस में इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक हो गया? उबैद, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, और ये क्वेश्चन आप मुझे खुद ही आंसर देंगे इसका। उबैद, अगर मैं ये जगह पुश के केस में जैसे हमने यहाँ पर किया था खाली नहीं छोड़ता, तो यहाँ पर अभी जब मैं इसको निकालता 1 2 3 4, यानी फिर हमारे पास होता ये कि मेरे पास 1 2
3 और 4 यहाँ पर होते हैं, और मेरे पास 5 6 7 और 8 यहाँ पर होते हैं मेरे पास। तो उबैद बताएं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता अपनी लास्ट लोकेशन से, और मैं जब लास्ट वैल्यू अपनी निकालता, तो फिर क्या होता? तो आपके क्या ख्याल में क्या होता अगर ये केस होता? जी जी, मैं सुन रहा हूँ भाई। सर जी फिर जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है वो फिर एम्प्टी हो जाता बाद में निकालने के हाँ बाद। हाँ, अच्छा, बाद में निकालने के, लेकिन वो आउट ऑफ द स्टैक ना चला जाता, वो यहाँ ना चला जाता, यस सर, वो फिर स्टैक से बाहर आया था। बाहर आ जाता। सिमिलरली अगर मैं पुश करता जाऊं और ये चीज ना करूं, तो मेरा यहाँ से भी जो जीरो से है वो भी ऊपर चला जाएगा। सो द पॉइंट इज कि हमें ऑटोमेटिकली, देखें अभी स्टैक पॉइंटर जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट कर रहा है। आप इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक्स वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 00FA हो जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, अपडेट हो रही है। सिमिलरली मैं यहाँ से वैल्यू निकालता जाऊंगा, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी, और वो अपने आप को टॉप ऑफ द स्टैक पे पॉइंट करता जाएगा। तो मुझे ये जगह खाली छोड़ने की वजह यह है कि ये तमाम ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो। पुश के केस में क्या हो, ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट हो, और पॉप के केस में ऑटोमेटिकली क्या हो, इंक्रीमेंट हो, और कभी भी वो अपनी बाउंड्री से बाहर ना जाए, स्टैक अपनी बाउंड्री से बाहर ना जाए। सो इसी वजह से मैं एक लोकेशन जो है वो मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ, ताकि बाकी मेरे ऑपरेशंस बाकी जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली चलते रहें। क्योंकि मेरा स्टैक पॉइंटर जो है वो क्या होता है, मेरा स्टैक पॉइंटर टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है, और वो बाउंड्री को क्रॉस ना करे। बैद अब आपको समझ आई कि हम ये लोकेशन क्यों छोड़ते हैं? यस सर। ठीक, थैंक यू बेटे। अच्छा बेटे, आप लोग बाकी भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में क्वेश्चन करना शुरू कर देता हूँ, ठीक हो गया? अच्छा, हमें बताएंगी हमजा अजहर बताएंगे हमें। हमजा बेटे बताएं, स्टैक पॉइंटर क्या चीज़ है? रजिस्टर है, मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल है, क्या चीज़ है ये? जी अजहर। अजहर तो किधर गए ये अजहर? चलें बेटे, तैयब तैयब शावेज बता दें। सर ये पॉइंटर होता है जो कि स्टैक को इनिशियल वैल्यू को पॉइंट करता है। ठीक है, पॉइंटर तो होता है, लेकिन किधर होता है ये, एग्जिस्ट किधर करता है? सर ये जो लास्ट वैल्यू इंसर्टेड होती है उसको पॉइंट करता है। नहीं, लेकिन ये पॉइंटर कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना, मतलब ये कोई एरो तो नहीं होगा, लेकिन ये कहीं वैल्यू होगी, ये कहाँ पर पड़ी होती है आपके ख्याल से? जी ठीक हो गया बेटे, ठीक हो गया, ठीक है जी। अनीला रियाज बेटे आप बताएं। जी बेटे, अनीला रियाज बेटे आप बताएं, क्या चीज़ है बेटे ये? जी बेटे फरमाएं। अच्छा, अनीला नहीं बोल रही। हमजा अजहर। जी हमजा, मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था। हमजा, हम आपको ना रिमूव कर रहे हैं। अगर बचने तो हैंड रेस कर लें, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या नहीं बताना चाहते या माइक में इशू है, बेटे हैंड रेस कर दें। अच्छा जी, हैंड रेस हो गया, ठीक हो गया जी। जवेरिया रहमान बेटे आप बताएं, स्टैक पॉइंटर क्या चीज़ है? रजिस्टर है, वेरिएबल है, क्या चीज़ है ये? जवेरिया आपका भी अगर इशू तो बेटे हैंड रेस कर दें। वजाहत आप बताएं बेटे। वजाहत 2524। वजाहत, जवेरिया और वजाहत को थोड़ी देर में रिमूव कर दूंगा, ठीक है, अगर इनने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एनी वॉलंटियर, स्टैक पॉइंटर क्या चीज़ होती है जी? हैंड रेस करें। जी बिलाल अब्बासी। एनी सर वॉलंटियर्स? जी ये जी जी बोलें। सर रजिस्टर होता है जिसमें हम इसका एड्रेस वगैरह स्टोर करते हैं।
वेरी गुड। स्टैक पॉइंटर हमारे पास रजिस्टर है जो टॉप ऑफ द स्टैक की वैल्यू यानी एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है। अब मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट हुई है ये तो निकल गई ना, ये कहाँ पर वैल्यू आई हुई है, हमारे पास एफ ई है, तो ये हमारे पास एफ ई है। दूसरी चीज़ हमारे पास जब मैंने 1 2 3 4 डी एक्स किया तो देखें मेरे पास डी एक्स में ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आपको समझ आ गई। तो मेरा स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है बेस्ड ऑन द पुश एंड पॉप, और ये यूजर के कंट्रोल में नहीं होता, यानी कोडर के कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोमेटिकली हम देखते हैं। कोई बता सकता है अगर स्टैक में मैंने किसी चीज़ को होल्ड करना हो, क्योंकि स्टैक पॉइंटर तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कौन सा रजिस्टर यूज करूंगा कि वो स्टैक में इस्तेमाल हो सके? एनी वॉलंटियर? सिर्फ मैंने अभी आज नहीं बताया, कोई ऐसा रजिस्टर है जो स्टैक पॉइंटर में स्टैक पॉइंटर के अलावा इस्तेमाल हम कर सकते हैं? अनम रुबाब, आयशा, फातिमा, उबैद। जी जी। CX। नहीं, सी एक्स नहीं नहीं नहीं, करीब था, नहीं। जी, एनीवन एल्स? एक वो कर देना, सर फ्लूक। DX। रुकइए बेटे, आपकी आवाज नहीं है क्या? कौन सा? सर DX। डी एक्स नो। फौजिया कुरैशी बेटे AX। बता। ए एक्स नो। सर सेगमेंट रजिस्टर। नो सेगमेंट नो, नहीं। मनान अहमद, आप बताएंगे? अच्छा जी, हमारे पास एक और रजिस्टर है जिसका नाम है बेस पॉइंटर, बीपी, बेस पॉइंटर। वो जो होता है ना वो यूजर के कंट्रोल में होता है। तो जब स्टैक पॉइंटर तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम किसकी मदद से इन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं? उसका नाम है जी बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर की मदद से हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से स्टैक में काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टैक पॉइंटर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम स्टैक पॉइंटर को तंग नहीं करते, हम बेस पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, बीपी, ये हमने पढ़ा हुआ है। एनी हाउ, अच्छा जी, अब एक छोटी सी जनरली एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज में हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेटे हमारे पास ये जो एक एप्लीकेशन है, इसमें हमने क्या करना है, हमने करेक्टर्स इनपुट करते जाना है, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो जितने हमने करेक्टर्स इंसर्ट किए हैं उसका ऑपोजिट सीक्वेंस, यानी अगर मैंने अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ पर ये है हुआ अभी है, अगर मैं ABC इंसर्ट करूँ और एंटर प्रेस करूँ तो मेरे पास आउटपुट पे क्या है, CBA है। मेरे पास आउटपुट पे क्या है, CBA है। सो हमने रिवर्सल में यानी रिवर्स डायरेक्शन में जो हमने स्ट्रिंग इंसर्ट किए हैं उसको हमने बाहर निकाला है। ठीक हो गया जी? तो ये हमने करना है, हम देखते हैं कि हम इसका कोड कैसे करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स आ गए, ये और ये आ गया। ठीक हो गया जी? तो हमारे पास क्या, अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया जी, मूवी H9 हमने पहला डिस्प्ले कर दिया, इंटर स्ट्रिंग। काउंट हमने रखना है, यहाँ पर हमने काउंट वेरिएबल भी, अच्छा यहाँ पर बनाया काउंट। हमारे पास क्या है बेटे, हम CX को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम कितनी वैल्यूज इंसर्ट करें CX में उसको हम काउंट करें। अब ये हम करना क्यों चाह रहे हैं, ये हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमें जब हम पॉप करें, जब हम स्टैक से वैल्यू निकालें तो हमें पता हो कि हमने कितनी वैल्यूज निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 वैल्यूज इंसर्ट की हैं तो मैं 3 ही वैल्यू निकालूंगा, तो मैं स्टैक से कहीं बाहर ना चला जाऊं, इसलिए मैं 3 ही वैल्यू निकालूंगा। तो मुझे उसका 3 जो मैंने वैल्यूज इंसर्ट की हैं उसका मुझे नंबर पता होना चाहिए कि 3 है, तो मैं निकालूंगा। फॉर दैट रीजन हम क्या कर रहे हैं, हम CX में काउंटिंग करेंगे। अभी आप देखेंगे काम कैसे करता है, हम इसे अभी उधर जाके हम देखेंगे भी इमुलेटर पे कैसे ये रन भी होता है। ठीक हो गया? मूव H1 क्यों किया, हमने यूजर से इनपुट लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट का लेबल आ गया, जैसे इंटरप्ट 21 होगा तो हमारे पास हम यूजर से वैल्यू मांगेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हम कंपेयर करेंगे हमारे पास वैल्यू AL में। तो बेटे साद खान जल्दी से बता दें, साद खान जल्दी से बता देंगे AL को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, वैल्यू तो हम कहाँ लेते हैं, ये AL को हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से साथ बता दो। साद आवाज आ रही है हमारी आपको? अच्छा जी, साद को हमारी आवाज आ रही है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मायरा मायरा बता दें जल्दी से, मायरा बता दें क्यों हम ऐसे 13 को AL से कंपेयर कर रहे हैं।
आयशा फातिमा आप बताएं बेटे। भाई मेरे सारे हाथ खड़े कर रहे हैं, जवाब कौन देगा? सदीका आप बताएं बेटे। सर जो हम लोग इनपुट लेते हैं वो एल में जाके स्टोर होती है। वेरी गुड, सिंपल सा आंसर है बेटे। जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं, वेरी गुड बेटे, वो जो हम वैल्यू यूजर से लेते हैं वो कहाँ पर जाके सेव होती है? एएल रजिस्टर में सेव होती है। तो हम उधर से हम एएल को 13 से कंपेयर कर रहे हैं। और हमें जल्दी से बता देंगे, एक स्टूडेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल रहे नहीं है। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान बताएं बेटे, 2494 13 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? जी भुट्टा साहब, क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं? हाथ खड़ा कर दें उस्मान, अगर नहीं करते तो मुझे अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ेगा आपको। मोहम्मद उस्मान जी बेटे। चलिए मोहम्मद उस्मान बताएं जी। मोहम्मद उस्मान सर जी, लास्ट क्वेश्चन दानिश फरीद बताएं। दानिश बताएं। दानिश का तो सिस्टम मुझे यहाँ पर कोई क्लियर नजर नहीं आ रहा। सर जी जी एक छोटी सी बात करनी थी। जी जी फरमाएं बेटे। सर जी आप बच्चों को निकाल देते हैं क्योंकि इस टाइम कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई क्या, तो वो जवाब नहीं दे पाता। बेटे देखें, मैंने ना बहुत ज़्यादा लिबर्टी आपको दी हुई है। अगर आप ना मुझे टेक्स्ट करके बता दें मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आपको मना कभी करूँगा नहीं, करूँगा ना। ठीक है, तो जी मतलब आप मुझे बता दिया करें। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर आप नहीं बता सकते, मैसेज कर दिया करें। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी हमारा माइक काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं उन्हें नहीं निकालता। सर, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी भी आप सबको निकाल देते हैं तो। मैं सबको नहीं निकालता है। देखो ना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। अब देखो मैं ना बेटे, मैं आपको देख नहीं सकता, मैं सिर्फ ये नोट्स खोल के ना बोलता जा रहा हूँ। और आप मेरी सिचुएशन समझें कि बीइंग अ टीचर, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो मतलब एक क्या है, एक टेप रिकॉर्डर की तरह, रेडियो की तरह बोलता जा रहा है, और सामने बंदा कोई बैठा है या नहीं बैठा उसे पता ही नहीं है। तो मुझे भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मुझे भी फीडबैक चाहिए होता है ना, कि ताकि मैं श्योर करूँ कि जो मेरी एफर्ट है वो कन्वे हो रही है। लेकिन आपका अगर कोई इशू होता है बेटा, आप मुझे ना बता दिया करें, व्हाट्सएप कर दिया करें, कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट कर दिया करें, मैं मतलब मैं टोटली कंसिडर करता ठीक हूँ है आपकी। सर। हाँ जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बिलाल ने जी बात की है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों के क्या इशूज़ हैं, तो उसके मुताबिक हमारे पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए। टोटली एग्री। नमाज के लिए आप लोग जाएं, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, नमाज तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कि ये ना हो कि आप मतलब कोई और काम करते हो, अभी पढ़ाई का वक्त है। ठीक है, नमाज के लिए रिलैक्सेशन। तो बेटे कौन बताएगा 13 से क्यों कंपेयर किया है? शमरेज आप बताएंगे। बेटे कोई हाथ खड़ा करके बता दे, तसल्ली हो मुझे कि 13 से हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं जी? हाँ जी मोहम्मद जफर बताएं। बताएं मोहम्मद सर जी जफर। क्योंकि सर जी जो 13 है वो एंटर की आस्क किया, मतलब कि उसके वेरी आगे गुड, फिर कोई इनपुट नहीं लेनी फिर वो। बिल्कुल ये हमारी टर्मिनेशन बेसिकली कंडीशन है कि जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम फर्दर वैल्यूज इनपुट नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास वो टर्मिनेशन कंडीशन है। जैसे हमें ये बताया, जफर ने बताया कि जब हम वैल्यूज इनपुट करते होंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमने क्या करना है, स्किप करना है। तो बेटे अब यहाँ पर आप देखें वही हो रहा है कि मैंने यूजर से इनपुट लिया, मूवी एज किया, इंटरप्ट 21 किया, यूजर से इनपुट ले लिया, वो वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी एएल में। अब हम उस वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 13 के साथ। कहीं पर वो एंटर तो प्रेस नहीं हुआ। अगर वो एंटर प्रेस हुआ तो हम क्या करेंगे, हम जंप ई एंड कर देंगे, एंड इनपुट। एंड इनपुट पे हम क्या करेंगे, दूसरी स्ट्रिंग डिस्प्ले पे चले जाएंगे, यानी अब हम जो वैल्यूज इंसर्ट की होंगी वो निकालना शुरू कर देंगे। सो ये हमारे पास टर्मिनेशन कंडीशन है। अच्छा, जब हम मूवी H1 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कहाँ चली जाती है, एएल में चली जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें हम एएल को पुश नहीं कर रहे, और हम वो पुश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेटे एएल जो है वो हमारे पास 8 बिट्स का है। एएल हमारे पास कितने बिट्स का है, 8 बिट्स का। आज के लेक्चर के स्टार्ट होते ही मैंने कहा था कि जी स्टैक जो होता है ना वो 16 बिट्स ऑपरेशन होता है। तो हमारे पास जो AX होता है ना बेटे, इसकी दो हिस्से होते हैं, इसकी 2 बाइट्स होती हैं। 16 बिट्स का होता है, इसकी 2 बाइट्स होती हैं। एक हम कहते हैं कि जी वो AH है, जिसे हम कहते हैं वो हायर बाइट है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, AL। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास AX है,
तो ये आपके पास क्या आ गया AH, और ये आपके पास क्या आ गया AL आ गया। तो हमारी जो इंसर्टेड वैल्यूज होती है वो आपके पास ऑटोमेटिकली कहाँ पर पड़ी होती हैं, AL में पड़ी होती हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसे पूरा का पूरा भी स्टैक में पुश कर दूं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपके पास स्टैक में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे मैं स्टैक में जब पुश करूंगा, पुश AX, तो बेटे ये 16 की 16 बिट्स हमारे पास, लेट्स से ये एक स्टैक है, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा AX जो है यहाँ पर पुश हो जाएगा, जिसमें AL भी होगा और इसमें AH भी होगा। अब देखेंगे काम कैसे करेगा। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर CX को इंक्रीमेंट कर दिया। CX को इंक्रीमेंट करने की वजह क्या है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास कितनी वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं वो मुझे पता चलेंगी, और जैसे ही मेरे पास अनकंडीशनल जब इनपुट आएगी तो मैं यहाँ से जंप लगाऊंगा, कहाँ पर, इधर, और वैल्यू मैं इंसर्ट हो जाएगी, मेरी पुश हो गई, और दूसरी वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। AH में अभी भी 1 पड़ा हुआ है, जैसे इंटरप्ट 21 आएगा मैं दोबारा कंपेयर करूंगा, 13 तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने A पुश किया था, वो यहाँ पर चला गया, फिर मैं दोबारा वैल्यू में B इंसर्ट करता हूँ तो वो भी आपके पास टॉप ऑफ द स्टैक में चला जाएगा, और यहाँ पर CX में वैल्यू काउंट होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने A इंसर्ट किया, मैंने B इंसर्ट किया, और उसके बाद मैंने C इंसर्ट किया। C इंसर्ट करने के बाद मैंने क्या प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और मैं कहाँ पर आ जाऊंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा जब अब यहाँ पर मेरे पास सेकंड स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग जब डिस्प्ले होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, AH2 कर लेंगे, यानी अब हमने करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले करना है। जब मैं पॉप DX करूंगा तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारी वैल्यू थी ना ये निकलेगी, और ये 16 बिट की वैल्यू पूरी की पूरी कहाँ चली जाएगी, DX में चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो जरा आप देखें, यहाँ पर DX में चलेगी। अब DX में बेसिकली दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं DH कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं DL कहते हैं। AL जो है मेरा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और AH की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली DH वाले हिस्से में AH वाली वैल्यू आ जाएगी और DL हिस्से में AL वैल्यू। AL में कौन सी वैल्यू होती है, जो हमने इंसर्ट की हुई थी, जो हमने इनपुट ली हुई थी, वो वाली वैल्यू आ जाती है। मैंने यहाँ पर मूव AH2 किया है, और जैसे ही इंटरप्ट 21 होगा तो आपको पता है कि जो इंटरप्ट 21 का फंक्शन नंबर 2 है, यानी ये वाला, उसमें सिर्फ जो DL की वैल्यू होती है वही डिस्प्ले होती है। तो ऑल दो मैंने पूरे DX को AX की वैल्यूज में DX में इंसर्ट किए स्टैक में डालने के बाद, लेकिन जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो सिर्फ वैल्यू जो होगी ये वाली होगी जो हमने यूजर से इनपुट ली हुई है, DL की वैल्यू, क्योंकि वो DL में पड़ी हुई है। ठीक हो गया। आई होप कि ये चीज़ समझ आई, और किसी को समझ नहीं तो बेटे हैंड रेस करें। फिर हम करेंगे लूप प्रिंट। लूप का मतलब क्या है, दो काम करते हैं, यहाँ पर जंप लगाएगा और साथ ही साथ CX की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। CX की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, CX की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, और जैसे ही हमारे पास 0 आएगा, जी उबैद सर जी आपने कहा कि जो AH की वैल्यू जो होती है वो DH में आएगी, लेकिन सर जी जब वो एक दफा जब हमने स्टैक में पुश करा दिया तो फिर वो AH में तो नहीं रहेगी ना, वो तो स्टैक के अंदर है, वो देखिए ना, स्टैक से DH में जाएगी ना। मेरा डायग्राम देखें। AX की वैल्यू थी वो मैंने कहाँ डाल दी, ये मेरे स्टैक में डल गई, ये मेरा स्टैक पड़ा हुआ है, स्टैक में डली। स्टैक से जब हमने पॉप किया, और पॉप हमने कहाँ पर किया, DX में किया, तो मेरे टॉप ऑफ द स्टैक में जो वैल्यू पड़ी थी वो मेरे पास कहाँ पर आ गई, पूरी DX में आ गई। तो ये बीच में स्टैक है, उससे वैल्यू इधर आई है, लेकिन जो हमने स्टैक में वैल्यू पुश की थी वो AL और AH दोनों थे। तो मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन नंबर 2 है उसमें सिर्फ DL की वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो अगर मैं पूरा AX पुश भी कर रहा हूँ और पूरा AX की वैल्यू को पॉप DX में भी कर रहा हूँ, तो सिर्फ कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी, DL वाली वैल्यू होगी, यानी जो मेरी यूजर्स इनपुट थी, यानी AL वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी। आई होप कि मैंने पॉइंट क्लियर कर लिया अपना। ठीक हो गया बेटे, हमारे यस आज हो गया ना बेटे। अच्छा, हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, सॉरी लेक्चर नहीं, हमारा फर्स्ट जूम सेशन खत्म होने वाला है, तो बेटा आप दोबारा रिज्वाइन करें, मैं आपको वेट कर रहा हूँ, फिर हमने ये प्रोग्राम को देखना भी है।